नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रेम कुमार, प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार लाचार क्यों हो जा रही है। क्यों देश के सामने जब समस्या आती है, जब एजेंसियों की परीक्षा की घड़ी होती है एजेंसियों के लिए, तो सरकार बेबस नजर आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये ताज़ा मामला है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप गई कि हिंदुस्तान में एक न्यूज़ क्लिक वेब पोर्टल है, उसको बाहर से फंडिंग मिल रही है। जिस व्यक्ति से फंडिंग मिल रही है वो सिंघम श्रीलंका मूल का है, अमेरिका निवासी है और चाइना के लिए काम करता है, यह उसका परिचय है। अब उस सिंघम से फंडिंग मिली है तो उसको चाइना से फंडिंग बोल करके पेश किया जा रहा है। सही और गलत एजेंसी जांच करती है। हमें एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। एजेंसी ने छापा मारा था न्यूज़ क्लिक पर 2021 में। मामला सब जुडिशियल है, न्यायिक मामला है और इसमें अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करने का दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भी है कि न्यूज़ क्लिक के लोगों को, अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करना है। और इसके अलावा इनकम टैक्स के मामले में भी जो अधिकारियों ने जो स्टेप्स लिए थे उसमें जो स्थानीय अदालत है उसने रोक लगा रखी है। इस तरीके से तो इस पूरे मामले को जुडिशियरी होने देने से बचते हुए सरकार ने ऐसा क्यों किया कि केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सदन में मुद्दा उठाया जा रहा है और पूरे न्यूज़ क्लिक को कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस को चाइना से जोड़ा जा रहा है और ये सारा कुछ बता के अचानक राजनीति बदली जा रही है। क्या ये राहुल गांधी के संसद में दोबारा पहुंचने की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मणिपुर पर चर्चा केंद्रित न रहे इसलिए एक नया मुद्दा उठाया जाए, इसके लिए हो रहा है? बहुत सी सारी बातें होती हैं जो राजनीति में सामने होती हैं, उसके पीछे कई उद्देश्य छिपे होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारी प्रायोरिटी जनता है, हमारी प्रायोरिटी देश है और देश बगैर जनता के नहीं होती है। जनता बदलती रहती है, पीढ़ियां बदलती रहती है, लेकिन कई पीढ़ियां आने वाले समय में आएंगी और कई पीढ़ियां बीते समय में जा चुकी हैं। तो हम अपने सिस्टम को ऐसा रखते हैं, लोकतंत्र को ऐसा रखते हैं कि हम तमाम गलत को हम सही कैसे करें, इस रास्ते में हमारा सिस्टम काम करता है। सिस्टम को काम करते देने से रोकना या उसकी अवहेलना करते हुए कुछ बातें करना ये कहीं से उचित नहीं लगता है। फिर भी चलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि ये डेमोक्रेसी को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, किस तरीके से ये डेमोक्रेसी के बहुत ये है। अभी तुरंत मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। जी चौधरी साहब अपनी राय रखें। थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, आप संभाल लें जयेश जी। हाँ, चौधरी साहब अपनी राय रखें।
सत्यदेव जी, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम चाहते हैं कि अपने जितने दर्शक हैं वहां तक आपकी बात पहुंचे। जी सत्यदेव जी बताएं। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तो जरा प्रेम जी एक बारी मुझे बता दें, मैंने सुना नहीं आपको। जिस तरीके से अभी देश के हालात बने हुए हैं, जांचें चल रही, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे राहुल जी की वापसी की बात करें, तो क्या इस वापसी को दबाने के लिए या अविश्वास प्रस्ताव को दबाने के लिए ये कोशिशें की जा रही है कि नए नए तरीके से किस तरीके से इस आवाज को बिठाया जाए? ऐसी सरकारें कोशिश करी, इसको लेकर चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इस पर आपकी राय दी जाए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं इस बात को लेकर? तो देखिए जय जी, प्रेम जी तो अभी है नहीं सामने। ये मामला क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव तो देखिए वैसे भी इन विपक्षी पार्टियों का सफल होने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर तो शायद भारतीय जनता पार्टी को घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात जरूर मैंने देखी आज सारा दिन भर से जो चर्चाओं में कि राहुल गांधी जी का जो संसद के अंदर बहाली करी गई, इससे मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत गहरा दबाव है और एकदम से ऐसा हो गया इनके सामने कि कुछ बोलने लायक नहीं रहे ये लोग। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता पक्ष में है और इनको आज से नहीं पता नहीं कितने महीनों से मणिपुर के ऊपर चुप है, नूह के ऊपर भी चुप है, और भी कोई भी ऐसी समस्या होती है तो हमारे मोदी जी की ये विशेषता है कि वो चुप हो जाते हैं। वो कोई संकेत, कोई उसके ऊपर कमेंट करते ही नहीं, वो बोलना ही बंद कर देते हैं। ये दूसरों को तो कहते हैं जी कि वो मौन रहते हैं, लेकिन ऐसे विषयों के ऊपर उनका स्वभाव ये बन गया कि वो खुद मौन रहने की कोशिश करते हैं। तो अब ये, लेकिन ये है कि राहुल गांधी जी के सदन में आने से पूरे भारत की जनता, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रसन्न है और खुशी की लहर उन लोगों के दिमाग में है। एक लोकतंत्र को ऐसा देखने में मिला कि भाई लोकतंत्र एक कुछ नामंश भर लोकतंत्र बचा हुआ है और शायद सीबीआई और ईडी का प्रयोग अब इस समय कुछ कम हो जाए। इतना दबाव तो जरूर इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और बीजेपी की सरकार के ऊपर पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली चर्चाओं में मणिपुर के ऊपर भी और नूह के ऊपर भी शायद कुछ चर्चा सुनने को देखने को मिले, लेकिन अब जिम्मेवारी थोड़ी राहुल गांधी जी के ऊपर भी थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई। इनके ऊपर भी और ज्यादा जिम्मेवारी होने से इनको क्या है कि थोड़ा और अपने संयम से और बुद्धि विवेक से काम में लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी इन लोगों को दबा सकते हैं। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में मैं समझता हूं कि एक ऐसा प्रयोग जरूर हो जाना चाहिए कि जिससे कि कम से कम ये बीजेपी का कुछ दबदबा कम हो जाए। आज के अंदर जो जितना इन्होंने ऐसा रौब दिखा रखा है और जितना भय दिखा रखा है, डर दिखा रखा है, जिसको देखो उसी को पकड़ लिया, जिसको देखो उसी को बोलना बंद कर दिया, ना बोल सकते, ना लिख सकते, ना कोई अपने विचारों को व्यक्त कर सकते। इसके अंदर तो कुछ बदलाव देखने को मिलना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूँ। प्रेम जी। जी जी, जयेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, इसलिए शुरुआत थोड़ी सही नहीं रही, कुछ कम्युनिकेशन इधर उधर रहा। तो बात यह है जयेश जी कि हम डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित रहते हैं, संसदीय प्रजातंत्र को लेकर चिंतित रहते हैं, और संसद में जिस तरीके से डिबेट होनी चाहिए, जिस तरीके से महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी चाहिए, वो चीज़ें न होकर राजनीतिक बातें ज़्यादा होने लगती हैं। राजनीतिक बातें ज़्यादा हो, इसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात तो ना हो कि हम महत्वपूर्ण विषय पर बोलना न चाहें, इसलिए कुछ ऐसा कर दिया जाए। तो इस तरीके से यानी एक स्यूडो किस्म से जो बातें हो रही हैं, ये तो कहीं से सही नहीं लगता। इस पे आप क्या राय रखते हैं?
प्रेम जी, इसको समय बोले, किस्मत बोले या फिर वो घटनाक्रम जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की जो वापसी हुई है संसद भवन के अंदर, जो उनको न्यायालय से एक बोलते हैं रास्ता मिला है, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके लिए काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए बोलते हैं ना बहुत बड़ा दबाव है और वो सत्ता में वापस अपने आप को काबिज़ करना चाह रहा है। कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये इनके मन में जो पीड़ा है कि यार ये ऐसा कैसे हो गया? जबकि सबसे बड़ी बात है कि इस केस में जो आदरणीय जस्टिस साहब थे उन्होंने भी बोला कि हाँ, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, आप चाहो तो केस में मुझे बदल सकते हैं और उसके बाद ही फैसला आया। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब उस बीच में जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है, उस घटनाक्रम के अंदर जब विदेशीकरण मिल गया कि विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी ताकतों का वो कहीं न कहीं प्रयोग हो रहा है, तो मुझे कुल मिला के ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ध्यान भटकाने की बातें ज़्यादा हो रही है। इस जो वर्तमान में जो राजनीति में जो काम होना चाहिए, जो संसद में जो फैसले लेना चाहिए, उसकी जगह ध्यान भटकाने की बातें ज़्यादा हो रही है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी, प्रेम जी। जी, मैं पहला रिएक्शन विकास जी से भी ले लेता हूँ। विकास जी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण समय है, संसद में मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता है और अविश्वास प्रस्ताव पर कल से चर्चा शुरू हो जाएगी, फिर वोटिंग भी होगी। सरकार के पास गणित है, इसलिए गिरने का ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें जनता की बात आ सके। क्या लगता है आपको कि जनता की बात आ सकेगी? धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, ये बात एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि इस तरीके से न्यायालय का एक इस पर डिसीजन आया है, उससे लग रहा है कि भाई लोकतंत्र में अभी भी कुछ बचा हुआ है, ये बात है। और लोगों में थोड़ा एक विश्वास दोबारा से बना है, खासकर कांग्रेस पार्टी में, उसके कार्यकर्ताओं में एक ऐसा माहौल है। और इस बात से सरकार भी घिरी हुई है कहीं न कहीं कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, उसमें उनको तो जवाब तो देना पड़ेगा। हालाँकि वो जो फ्लोर टेस्ट पे है, वहाँ पे तो अविश्वास प्रस्ताव में पता है नतीजा क्या होगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। लोकतंत्र में जो एक वाद-विवाद, संवाद की बात होती है, वो सामने बोलना पड़ेगा। चूँकि बहुत सड़कों पे भी हंगामा हुआ मणिपुर को लेकर के, प्रधानमंत्री जी कुछ बोले नहीं, तो अब तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो एक अपना संसद की अपनी जो व्यवस्था है, उसमें उनको जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सरकार जो है, कहीं न कहीं डरी तो ज़रूर हुई है इस बात को लेकर के। एक चीज़ और भी देखिए, 2024 का जो चुनाव है, उसको लेकर के कैसे गठबंधन का जो जोड़-तोड़ चल रहा है। अब तो एक समय था जब कहते थे कि अ, एक बीजेपी जो है वो मोदी को सिर्फ वोट करती है। अब स्थिति ये है कि जो इंडिया जिसका नया नाम आया है कांग्रेस के साथ गठबंधन का, उससे बड़ा गठबंधन ये कर रहे हैं। मतलब गठबंधन मतलब अब कहने का मतलब अपने पे भरोसा नहीं रहा, तभी तो गठबंधन की श्रृंखला बड़ी होती जा रही है बीजेपी की। अदरवाइज़ अगर इतना चलता, जो कि कहते थे कि विश्व के सबसे नामी-गिनामी प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे विश्व के नामी-गिनामी प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी गठबंधन की श्रृंखला बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? अपने पे भरोसा खत्म हो गया है। तो उधर से भी उनको डर लग रहा है, तो उसकी जोड़-तोड़ बनाने में लगे हुए हैं। इधर जो अभी आप कह रहे हैं कि न्यूज़ क्लिक को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं एक एक इसी तरीके से पहले से ही उस अविश्वास प्रस्ताव के पहले ऐसी एक ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग गलत हैं। कहीं न कहीं उसके धूमिल करने की जो एक होती है ना, वो कोशिश की जा रही है और भ्रमित करने की बात की जा रही है। सच्चाई तो यही है कि कटघरे में घिरी हुई है बीजेपी, सरकार भी, जवाब देना है, समय आ गया है। अब देखते हैं कैसे इसको टैकल कर पाती है। दोनों ही स्थिति में मुझे लग रहा है कि बीजेपी नीचे ही जाएगी, सरकार को नीचे ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे, उनके पास समय पर्याप्त था, लेकिन उस समय के हिसाब से उन्होंने ना मणिपुर पे कुछ नहीं बोला, समय खींचते चले आए। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि अब तो ये पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। अब समझिए कि ये कहीं न कहीं इनके लिए नेगेटिव ही होगा, ये फ़ायदा नहीं पहुँचेगा और इनको नुकसान ही होगा। जी। जी, मैं चौधरी साहब के पास आना चाहता हूँ। देखिए, नुकसान बीजेपी को होगा, ये समझ में आ रहा है।
विकास जी कह रहे हैं, लेकिन कैसा नुकसान होगा? नुकसान तो जनता का हो रहा है, नुकसान में तो जनता है। उनके मुद्दे एड्रेस नहीं हो रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ी बोला जा रहा है, और हर तरीके से ऐसे बात हो रही है, नफरत का माहौल है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं जातीय हिंसा हो रही है, महंगाई चरम पर है, विदेशी शक्ति प्रभाव डाल रही है, असर डाल रही हैं, ये सारी बातें भी सामने आ रही हैं। तो इसमें अगर चर्चा न हो सदन में, एक दूसरे को केवल घेराबंदी हो, आंसर न मिले, तो नुकसान किसी पार्टी का तो नहीं है, नुकसान तो जनता का है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो आपने बोला जी कि इसमें बीजेपी या कांग्रेस, ये दोनों के दोनों तो एक जैसे ही हैं, दोनों के दोनों एक जैसी राजनीति करते हैं, दोनों ही गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करते हैं, और दोनों को ही मतदाताओं से, यानी जनरल लोगों से, पब्लिक से, देश के लोगों से इनको कोई सरोकार नहीं है। समय बर्बाद लोगों का हो रहा है। इनको तो सबको तनख्वाहें भी मिलेंगी, सबको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, इनको तो कोई रोकने वाला नहीं है। जो काम नहीं होना था वो हुआ, और जो काम होना है उसकी कोई जिम्मेवारी इन लोगों की है नहीं। इनको कौन पूछने वाला है कि भाई आपको पिछले महीने के अंदर या कल जो काम करना था वो क्यों नहीं हुआ? किसी भी स्कूल की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, या वायु प्रदूषण की समस्या है, गंदगी की समस्या है, महंगाई, इसके ऊपर तो कोई बात करने वाला है नहीं। बस खाली एक ही विषय रह गया कि राहुल गांधी को हटाया क्यों, राहुल गांधी को वापस कैसे आया, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी पर फूल चढ़ाए, राहुल गांधी का इतना स्वागत हुआ। अरे भाई हुआ होगा, कोई बात नहीं, जिन्होंने हटाया उनकी तो गलती है ही है। लेकिन अब राहुल गांधी जी की मैं एक तो शालीनता मानता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा उन्होंने आज कुछ भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ नहीं बोला ऐसा बढ़ चढ़ के, और कोई ऐसी बात नहीं करी, अपनी मर्यादा में ही रहे, शालीनता से में ही रहे, कोई ज्यादा ऐसा बढ़ चढ़ के कोई बात नहीं करी उन्होंने। और आगे आने वाले टाइम के अंदर जैसा हम सुन रहे हैं कि भाई ये दूसरी पदयात्रा भी करना आरंभ करने वाले हैं, तो वो करेंगे तो भी लोग इनसे ज्यादा जुड़ेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यही रहती है कि चाहे ये कुछ भी कर ले, चाहे नीचे से ऊपर आए पदयात्रा में, और या अब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, लेकिन लोगों का जो राजनीति बदलने के की जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लोगों का क्या भला होने वाला है इससे? हो सकता है कि इस मामले के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो जाए, या जो आज सत्ताधारी इतने पहलवान बने बैठे हैं वो कमजोर हो जाएं, फिर भी ये जुगाड़ कर आगे जोड़ तोड़ साठ गांठ समझौता या पैसा लुटा के सत्ता पर आ जाएंगे, सत्ता पर यही बने रहेंगे। जी और फिर कहते हैं जी कि साहब मोदी जी का तो बड़ा रौब है, मोदी जी के कपड़े देखो, मोदी जी का बोलने का तरीका देखो, कैसे कैसे मोदी जी का क्या प्रभाव है। तो वो तो हो सकता है फिर मेंटेन रह जाए, लेकिन ये कमजोर अवश्य हो जाएंगे, ये बात पक्की है। तो अब लेकिन लोगों को भी परिवर्तन करने में ही मजा आता है। इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इस नेता को हटाओ, उस राजनीतिक पार्टी को ले आओ। तो जब इसी के अंदर लोगों को सारा राजनीतिक व्यवस्था इसी को समझते हैं लोग, तो क्या किया जाए? लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई थोड़ा सा एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें। जो हम बात करना चाहते हैं सत्य बहुमत की, वो ना बीजेपी करती ना कांग्रेस करती। तो इसके ऊपर थोड़ी जिम्मेवारी से हम बात करेंगे तो ऐसा परिवर्तन आएगा कि जब आगे से ना इस तरीके के सांसदों की कोई ये बर्खास्त होंगे, ना दोबारा से न्यायालयों के अंदर समय बर्बाद करने की आवश्यकता होगी। इससे तो अच्छा होता कि भाई न्यायालयों के अंदर कुछ और काम होता, जो जरूरी मुद्दे, जो जरूरी पेंडिंग पड़े हुए हैं काम, वो निपटाए जाते। वो तो हुआ नहीं। अब हम बिना मतलब के फजूल की बातों में फंस गए। जी प्रेम जी। जी जी मैं जयेश जी को जोड़ता हूँ। जयेश जी, हमारे दर्शक पूछ रहे थे, मैं फिर से सवाल लाता हूँ सामने में, उसी सवाल से आता हूँ आपके पास कि जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा कब प्राप्त होगी?
जनता को असली प्रजातंत्र कब तक प्राप्त हो जाएगा, रजत तिवारी पूछ रहे हैं। तो क्या लगता है आज के संसदीय प्रजातंत्र को देखते हुए, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, आज के जो समय उससे तो कोई उम्मीद नहीं। हालांकि सत्यदेव जी जिस प्रयासों में लगे वो प्रयास सफल हो जाते थे। कई उम्मीदें जब आदमी के दिलो दिमाग तक जग जाएगी, लेकिन वर्तमान जो स्थितियां चल रही, वर्तमान स्थितियां जो चल रही, वो केवल सत्ता पे काबिज होने के लिए पार्टियां लड़ाई लड़ रही है। उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं, उनकी भलाई से कोई मतलब नहीं। उनके लिए उनको सोचना बहुत दूर की बात, वो केवल ये सोच रहे कि हमारी पार्टी किस तरह काबिज रहे, किस तरह हम सत्ता पे बने रहे। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि देश के जो जनता है, मतदाता है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा। कोई भी नेता उसके लिए नहीं सोचता। हाँ, ये जरूर है कि जिस दिन मतदान होगा उसके एक दिन पहले, 24 घंटे पहले हाथ जोड़ के उनसे वादे करने जरूर उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही वोट डले, वोट डलने के बाद ईवीएम मशीन जैसे ही प्रशासन के कब्जे में गई, उसके बाद नेताओं को किसी से कोई मतलब नहीं। चाहे महंगाई पूरी सीमाएं तोड़ दे, चरम पे पहुंच जाए, चाहे पेट्रोल की बात करें, टमाटर की बात करें, आने वाले दिनों में तो प्याज भी ऊंचाइयों पे जाना है, तो उसकी बात करें, तो उससे आम जनता की जो तकलीफ है, उनसे बड़े नेताओं को या बड़ी पार्टियों को कोई मतलब नहीं। तो मुझे लग रहा है कि जब तक सत्य बहुमत नहीं आएगा, जब तक ऐसी स्थितियां बनी रहेगी। जी प्रेम जी। जी जी, शुक्रिया ये जयेश जी। आप कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, सत्यदेव चौधरी जी जो बात कहते हैं, तो लोगों का एक कारवा सा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके साथ, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और यही कारण है कि उत्साह से लवरेज रहते हैं सत्यदेव चौधरी जी के जो प्रयास वो कर रहे हैं, वो उस प्रयास की गूंज उन लोगों तक भी पहुंच रही है जहां तक सत्यदेव चौधरी जी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि विचार जो है एक दूसरे से होते हुए पहुंचता है। फिजिकली तो कोई व्यक्ति सब जगह नहीं पहुंच पाता है। तो वो निश्चित रूप से प्रजातंत्र को एक ऐसे स्वरूप में ढालना जिसमें मतदाता शक्तिशाली हो, मतदाताओं की मर्जी चले, मतदाताओं की चुनी हुई सरकार हो, उस दिशा में डेमोक्रेसी को कन्वर्सन में लाना, बदलना अभी आसान काम तो नहीं है, लेकिन पहले हम मन से तैयार होंगे तो सब आसान है। मन से अगर तैयार हो जाते हैं इसके लिए, तो सब कुछ अच्छा रातों रात हो सकता है। आपको ध्यान होगा पुराने समय में राजा अशोक को मना लिया गया, तो वो बौद्ध धर्म में चले गए, पूरा प्रदेश बौद्ध धर्म हो गया, बदलने में टाइम थोड़ा लगा। तो उसी तरीके से जो प्रभावशाली है, कल को सत्यदेव चौधरी जी से जितने लोग जुड़े हैं, ये उसी में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि मान लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव इनसे इनकी बातों में आ जाए, पूरे बिहार में अचानक लोगों में बदलाव आ जाए, नरेंद्र मोदी जी इनसे प्रभावित हो जाए, तुरंत बात समझ में आ जाए, तो भाई पूरे देश में इसका असर हो जाए कि नहीं, सत्य बहुमत से प्रजातंत्र में ये परिवर्तन होना चाहिए। इस विचार से राहुल गांधी प्रभावित हो जाए तो सत्ता बदल जाएगी। मैंने सत्ता नहीं, सरकार का तरीका, तो हम तो गवर्नेंस का तरीका बदलना चाहते हैं ना, डेमोक्रेसी के स्वरूप में परिवर्तन चाहते हैं। तो बदलाव के बहुत तरीके हैं, इसलिए आशा निराशा को भी इसी रूप में देखना चाहिए, हमें ये लगता है। मैं आगे विकास जी के पास में जाता हूँ। विकास जी, एक चीज आज चर्चा हो रही थी, तो मैं बार बार अपने आप को भी उससे संलग्न कर ले रहा था, कि वो न्यूज क्लिक वाले पर आता हूँ। कि न्यूज क्लिक को लोग बता रहे हैं कि संसद में भी कहा गया कि न्यूज क्लिक जो है विदेशी मदद से चल रहा है और चाइना से कांग्रेस का रिलेशन है, ऐसा ऐसा करके पूरा मुद्दा बना खड़ा कर दिया गया है। भाई अनुराग ठाकुर भी आ गए बोलने के लिए, सब कुछ हुआ। तो मैं भी आज दिन भर कई चैनलों में व्यस्त रहा, और इस कार्यक्रम से जुड़ने से पहले भी तो मैंने ये बात रखी कि मैं स्वयं न्यूज क्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे आलेख छपते हैं उसमें, और छपे हुए आलेख के पैसे मिलते हैं मुझे। तो अगर न्यूज क्लिक को चाइना पैसा दे रहा है और न्यूज क्लिक प्रेम कुमार को पैसा दे रहा है, तब तो चाइना प्रेम कुमार को पैसा दे रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो व्यक्ति, सिंगल नाम का व्यक्ति श्रीलंका के मूल का है, अमेरिका का नागरिक है और चाइना के लिए काम करता है, मतलब देखिए कितना जबरदस्त रिलेशनशिप है। अब वो सिंघम से पैसा मिला, फंडिंग मिली न्यूज क्लिक को,
तो वो चाइना का पैसा हो गया। तो इसी हिसाब से तो प्रेम कुमार को भी चाइना का ही पैसा मिल रहा है, ऐसा मानेंगे क्या? जी 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 प्रेम जी, जी प्रेम जी, अब गणित के हिसाब से कहते हैं ना, x बराबर वाई, वाई बराबर जेड, तो x बराबर जेड तो हो ही गया ना। ये हाँ, बोलिए बोलिए। तो कि चाइना से पैसे प्रेम कुमार जी भी ले रहे हैं। विकास जी का फ्रेम लगता है रुक गया है, फ्रीज हो गया है। विकास जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं हाँ, जय जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। आप म्यूट हो गए हैं जय जी, म्यूट हो मेरा गए। कहना ये, मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का पैसा ले रहा है। अब ये उसको थोड़ी मालूम कि पैसा कहाँ से आ रहा है। वो तो एक अच्छी कंपनी समझ के अगर उससे मेहनत से पैसा ले रहा है, अपनी मेहनत का ले रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि आप चाइना से पैसा ले रहे हो। आप तो आपकी जो कलम चल रही है उस कलम का पैसा ले रहे हो, आप उस भाषा का पैसा ले रहे हो जिसके ऊपर आपका अधिकार है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि चाइना का पैसा आप सीधे ले रहे हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। रही बात अभी वर्तमान स्थितियों की, तो मैंने बताया ना कि मूल मुद्दे सब भूल चुके हैं। मुद्दे जाकर के कहाँ जाते हैं, जब भी राजनीति की बात करो तो वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, वहां से निकलते हैं तो एक दूसरे पे आरोप पे आ जाते हैं, उन आरोपों से निकल जाते हैं हम, तो सीधे जो देश से भाग गए उनके ऊपर आ जाते हैं। तो मुद्दे ये होना चाहिए, जैसे आपने पूछा था कि हमें जो देख रहा, उन्होंने एक मैसेज डाला था कि स्वास्थ्य पे आम जनता के लिए आदमी कब सोचेगा, ये नेता लोग कब सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोचने की जरूरत है, और वर्तमान में समय है अभी, और समय के अंतिम समय ही चल रहा है सरकार का। मुझे लग रहा है कि इसके बाद अगले चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी वो अगली बातें करेगी। तो उस समय रहते अगर सरकार इस पे कोई अच्छे डिसीजन लेगी तो मुझे लग रहा है कि आम जनता को फायदा हो सकता है। जी प्रेम जी। जी 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 जी। अब मैं एक बार फिर आता हूँ चौधरी साहब के पास। विकास जी जुड़ेंगे तो उनके पास सवाल लेकर जाऊंगा। चौधरी साहब, आप सत्य बहुमत की बात कर रहे थे और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे थे, और जनता को सोचना होगा ये भी कह रहे थे कि जनता को जरूरी है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जनता आपसे जुड़ रही है, आपकी बातें सुन रही है, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि बहुत। तो आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा जब देश में वो टर्निंग पॉइंट आएगा और देश बदल जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है प्रेम जी जी कि वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है। इसके अंदर अब कोई बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नहीं, क्योंकि आज के जमाने में जहाँ इतना इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सा कुछ बोलते ही पूरी दुनिया के अंदर बात पहुंचती है, कोई समय लगता नहीं है। तो ये तो समझ लो टर्निंग पॉइंट का समय तो आ ही चुका है। अब वो बात अलग है कि भाई थोड़ा सा इसमें और विलंब हो रहा है किसी तरह से भी। और मैं जहां तक समझता हूँ, देखिए राहुल गांधी जी तो कम से कम लोगों से जुड़ने की तो बात कर ही रहे हैं। वो जो जितना प्रयास वो उन्होंने अपना सारा महत्वाकांक्षा छोड़ के, प्रधानमंत्री का पद छोड़ के, जबकि विपक्ष के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, तो भी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया जी कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, न ही हम कोई विपक्ष के ये अलायंस के कन्वीनर बनेंगे। लेकिन फिर भी उस अलायंस के अंदर हैं, तो लोगों की चिंता तो उनको ज्यादा है। और लेकिन बीजेपी वालों को चिंता ये है कि तीसरी बार भी किस प्रकार सत्ता में आया जाए, किस प्रकार मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनाया जाए। अरे भाई, उनसे ये तो पूछो कि भाई तुमने 10 साल से लोगों को दिया क्या, सिवाय झूठे नारे देने के, झूठ बोलने के, या ऐसे झूठे आश्वासन देने के। 10 साल में कुछ नहीं किया तो अगले 5 साल में भी ऐसे ही करोगे या इससे ज्यादा ही खराबी करोगे। जितना आपने 10 सालों में हिंदू मुसलमान किया, उतना तो पिछले 50, 60, 70 सालों में कभी भी नहीं हुआ होगा। और आने वाले 5 साल में अगर ये फिर प्रधानमंत्री बने तो आप सोचिए कि कैसी क्या देश की स्थिति दुर्गति होने वाली है। आज के दिन कोई भी जो भी कारोबारी व्यक्ति है, उसका कारोबार बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, निम्न से निम्न स्तर का है। वोट भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है, और कितना संघर्ष आज के दिन वो आदमी कर रहा है
ये तो कल्पना से भी परे है ये बात बोलना। इसके बारे में कोई सत्ता वाले बात नहीं करते कि भाई ये कारोबार सुधरेगा कैसे, कैसे ठीक होगा, इसकी कोई बात करने के लिए बात नहीं करता। और कहते हैं कि साहब हमारी तीसरी इकोनॉमी बन गई। अरे तीसरी इकोनॉमी तो बन गई, लेकिन अगर ऊपर के 150 लोगों को छोड़ दिया जाए, उनकी संपत्ति को हटा दिया जाए, उन 100 लोगों को, अगर 140 करोड़ लोगों में से मात्र 100 लोगों को कम कर दिया जाए, तो आप बताइए ना, एक पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारे देश की। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बांग्लादेश से भी हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है। बांग्लादेश जो जुम्मे आप ही लोगों का बनाया हुआ बांग्लादेश, पिछले 8-10 सालों के अंदर आप उसकी तुलना करेंगे तो कहां से कहां उन्होंने अपनी विकास दर को और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया है। हम तो उससे भी नीचे हो गए। और ये इन्हीं बातों का परिणाम है ना कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है उस बात के अंदर, लोग कोई उत्साहित नहीं है काम करने के लिए। तो वो तो सत्ता, जो आज के दिन पिछले 10 सालों से सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये तो उसी के ऊपर लगेगी ना ये बात तो, या उससे पहले वालों के ऊपर बोला जाएगा। 10 साल से पहले जो सत्ता में थे उनके ऊपर तो ये आरोप नहीं लगाया जा सकता ना। ये आरोप तो आज के जो सत्ताधारी हैं उन्हीं के ऊपर लगेगा, उसकी तो कोई बात करेगा नहीं। न्यूज क्लिक की बात उठा लाए, अरे न्यूज क्लिक जैसे तो और पता नहीं कितने कितने लोग होंगे यहाँ पर, हजारों लाखों लोग होंगे जिनको पता नहीं कहाँ से फंडिंग आती है। हमें क्या पता वो फंडिंग कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं आ रही। तुम्हारे को अगर कोई ऐसी शिकायत मिली है तो आप उसकी वो कार्रवाई कर लो, उसकी चेकिंग करवाइए। आपके पास सीबीआई है, ईडी है, इनको अपने ही नेताओं को पकड़ने की बजाय वो सीबीआई ईडी को उसमें लगाइए ना इस काम में, जिससे कि पता लग जाए। वो सारा इसका एनालिसिस करके निकाल के बता देंगे आपको भैया पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब उसको पता नहीं कैसे अनर्गल तरीके से आप उसको चाइना से जोड़ दिया, कभी कांग्रेस से जोड़ दिया, कभी राहुल गांधी से जोड़ दिया। बिना इस तरह के तो पता नहीं कितने केस होंगे आज के दिन। कितने भी लोग जहाँ विदेश यात्रा में जाते हैं या कोई विदेशी व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो सारे लोग इसी तरीके से काम कर रहे होंगे। अब किस किस को छोड़ोगे, किस किस को पकड़ोगे? करो कार्रवाई जिसके ऊपर भी करनी है। जी मेरे को तो नहीं समझ में आया ये न्यूज क्लिक वाला, इसको पार्लियामेंट से क्या संबंध है इस बात का। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छाप दी तो उससे इसका हमारे देश की राजनीति से, हमारे देश के राजनीति पार्लियामेंट से क्या संबंध हुआ। चलो कोई पुलिस विभाग ऐसा है जो उसकी छानबीन करेगा तो कर लेगा, करो। अभी तक तो उसकी छानबीन करके रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी जी कि ये क्या मामला क्या है, ये इसको तूल देने वाली क्या बात है। और पार्लियामेंट का समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या है, ये न्यूज क्लिक वाला मामला मणिपुर से भी ज्यादा जरूरी हो गया, नूह की हिंसा से भी ज्यादा जरूरी हो गया ये, ऐसा तो नहीं है ना। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हैं चौधरी साहब। कि थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि न्यूज़ क्लिक के यहाँ 2021 में छापे पड़े थे और उस छापे के बाद ये मामला ईडी के पास भी गया और जांच के बाद अदालत में भी कार्रवाई चल रही है, यानी सब जुडिस है हम कह सकते हैं। और न्यूज़ क्लिक ने अपनी तरफ से एक सफाई भी जारी की है कि चूँकि ये मामला सब जुडिस है इसलिए हम इस पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन मीडिया में पिछले कई घंटों से हम न्यूज़ क्लिक के खिलाफ ऐसे बातें चल रही हैं, लेकिन हम उसका कोई जवाब देना नहीं चाहते। हमें इनकम टैक्स से ये रिलीफ मिली है, हमें हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिली है, ये सारी बातें न्यूज़ क्लिक ने अपने सफाई में कही हैं। तो वो एक बात है। तो लेकिन बात आप सही कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि क्या न्यूज़ क्लिक का ये मसला जो सब
पुलिस है पहले ही जांच के दायरे में है ये सारी बातें। ये मणिपुर से भी बड़ा मसला हो गया क्या, इसलिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गई खबर। ये एक ऐसी बात है कि थोड़ी छोटी सी टिप्पणी मैं जयेश जी से ले लेता हूं, फिर मैं विकास जी के पास आऊंगा। जी जयेश। प्रेम जी, मुद्दों में सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक घर के अंदर बातें चलती, घर से मामले चलते, तब तक मुद्दा बड़ा छोटा होता है, लेकिन वो मुद्दा देश से बाहर अगर कहीं चले जाता है तो मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि सरकार से जुड़े लोग या विपक्ष दोनों ही संकट में जाता है। और यही कारण है कि ये मुद्दा लगातार बढ़ते जा रहा है और लगातार इसको लेकर के इतनी बातें हो रही है। जी मैं विकास जी के पास आता हूं। विकास जी, आप तब भी पूरी बात नहीं कर पाए थे, तो इस पूरे मसले पर ये राय दें कि जनता जो परिवर्तन के लिए तैयार हो रही है, सत्यदेव चौधरी जी के विचारों के साथ, सत्य बहुमत की सोच के साथ लगातार जुड़ती चली जा रही है। ये अलग बात है कि इसको पैन इंडिया लेवल पर कितनी जल्दी और कितने सघन रूप में ये आए, ये इसमें जरूर है। आपको क्या लगता है कि संसदीय प्रजातंत्र में बदलाव के लिए जो सोच की हवा बही है, वो कब तक ये अपने रूप में आ पाएगी? आपका क्या आपकी उम्मीद है? सरकार है और जिस तरीके से उसकी सारी करतूतें अलोकतांत्रिक होती हैं, अभी कितनी घटनाक्रम तो लगातार है और उनका यही होता ही है कि कोई भी ऐसा काम करे जिससे कि एक धार्मिक विवाद हो और उसी विवाद के तहत एक ध्रुवीकरण हो जाती और धर्मों को लेकर के, जिससे कि वो इस संसदीय प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, जिसमें सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था है, उसको लाभ मिले। तो सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी दोनों को ही कहीं ना कहीं इसमें फायदा है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि ऐसी कोई बात बने जिससे कि पूरे इस व्यवस्था में लोगों को फायदा होगा। अगर लोगों का हित अगर सोचती ना ये सत्ताधारी और सब विपक्षी पार्टियां, तो ये कब का इस बात को उठा लेती। कोई आज से ये बात नहीं कर रहे सत्यदेव चौधरी जी। हालांकि ये चुनाव में लड़ने की बात कर रहे हैं इस बार, और इससे पहले भी चुनाव पार्टी लड़ी है। तब से भी तो पता है 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ी है सत्य बहुमत पार्टी, और उसके बाद बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ी है। तो क्या उनको नहीं दिखा? चुनाव आयोग को तो पता है, चुनाव आयोग सरकार के सारे विभागों को पता है। तो ये सारी बातें पता है। वो चाहते ही नहीं है कि ऐसी कोई बात बने जिससे कि लोगों का हित हो। उनको तो अपना स्वार्थ, अपना फायदा है। इसलिए चंद कुछ लोग, नेता लोग हैं जिनका एक नेक्सस है, ब्यूरोक्रेट्स है जिनका नेक्सस है, जो इससे निकलना चाहते हैं, अपने लाभ और फायदे के लिए बात कर रहे हैं। रही बात कि भाई इस पार्टी का विचार पूरे पैन इंडिया में कब फैलेगा, कितनी देर में फैलेगा, वो तो हम सब अब लोगों के ऊपर है। हम जितना प्रयास, हम अपने तरफ से, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, मैं करने की लिए वचनबद्ध हूँ। लोग मिले, हम जहां तक जैसे भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप जैसे सवाल कर रहे हैं, जैसे चर्चा कर रहे हैं, आपका भी प्रयास है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये सभी लोग का, जैसे देश एक बार अंग्रेजों की गुलामी में, दास्ता में जी रहा था, तो सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया। कोई ऐसी शक्ति नहीं बाहरी आएगी, कोई ऐसा भगवान भी नहीं आएगा जो इस चीज से निकाले। हमें अपनी लड़ाई अपनी ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ, जो मौजूदा राजनीतिक नेता हैं, राजनेता हैं, वो इस समस्याओं से वो चाहेंगे कि यही राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे जिससे उनको फायदा मिलता रहे। ये ऐसा मेरा मानना है। जी 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 आज इस चर्चा को यही विराम देने का वक्त। आप सब इस चर्चा से जुड़े, सत्यदेव चौधरी जी, जयेश कुमार जी, विकास कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप तमाम दर्शकों का भी, और जो लगातार प्रतिक्रियाएं देते हैं, सुनते हैं, समय देते हैं, और हमें यकीन है कि इस यहाँ होने वाली चर्चा की भी आप चर्चा करते होंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।